चलो फिर अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला हमको सीखना है कि वर्क और एनर्जी दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, तो तुम लोग में से कोई मेरे को बताएगा कि वर्क, जब भी कोई तुमको बोले वर्क मतलब डब्ल्यू, है ना, और एनर्जी, ये दोनों में क्या फर्क है? क्या ये सेम है? हमने बचपन में भी पहले पढ़ा है कि वर्क मतलब तब होता है जब कुछ चीज यहाँ से वहां मूव हो जाए, मूवमेंट हो, तुमने किसी चीज के ऊपर फोर्स डाला और वो यहाँ से वहां मूव हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तब हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क। ओके, सो कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल, चलो और एक, ओके, ये दीवार है, सब समझ रही हो, ये दीवार है, ठीक है, और यहाँ पे कोई तो भी कार्टून, चलो ये मैं हूँ, ठीक है, और मैं इस पे ना बहुत धक्का मार रहा हूँ, बहुत 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 ताकत लगा रहा हूँ, फोर्स जोर लगा के, हईशा, ठीक है, ये दीवार मूव नहीं होगा। ओके, ये दीवार मूव नहीं होने वाला है। तो मेरे को बताओ, क्या इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्क हुआ कि नहीं हुआ? नो सर। नहीं हुआ ना, वर्क डन नहीं हुआ। वर्क डन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दीवार मूव नहीं हुई, हमने ताकत लगाई है, याद रखो, फोर्स हमने लगाया है, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। ओके, एस मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मुझे तुमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला फंडा मैंने ही तुमको सिखाया था स्टार्टिंग में। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सीधा रास्ता, ठीक है। ओके, तो जब भी याद रखना कि फोर्स लगाया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ओके, तो नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क, याद रहेगा आपको। नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं मतलब तुमने काम नहीं किया, ठीक है। जैसे कि अपनी मम्मी का वो ग्लास का स्टोरी मैंने तुमको बोला था, है ना, राइट, कि मैंने ग्लास धो के भी मैंने अच्छे से रख दिया रैक पे, लेकिन फिर मेरे भाई ने वही ग्लास उठा के वो पानी पी के वापस उसी टेबल में रखा जो मेरी माँ बोल के गई थी कि ग्लास रख देना। तो मेरी मम्मी ने जब देखा तो उसने वो ग्लास वहीं पे देखा। ओके, तो मम्मी के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या? नहीं। बराबर, तो क्या मैंने काम किया? नहीं, तो मम्मी मेरे को डांटेगी क्या? हाँ, राइट, ठीक है। इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देयर इज नो वर्क डन। ओके, तो अगर ऐसा है तो वर्क को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा आपको, वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत बेहतर होगा अगर तुम ये लिख लोगे थोड़ा सा, मतलब अगर तुम्हारे पास कुछ है लिखने के लिए तो ऐसे सिर्फ नोट कर लोगे तो अच्छा है। ओके, फैशन स्ट्रीट गए हो कभी? ठीक है, मुंबई में एक फैशन स्ट्रीट है ना, कपड़े सस्ते मिलते वहां पे, कस्टम का भी माल आता है, देखा कभी? गए हो? हाँ, नहीं, कितने लोग गए पता नहीं। अच्छा, तुमको फैशन स्ट्रीट ऐसा कुछ है वो तो पता है क्या? यस। है ना, तो बस ऐसा याद रखो कि वहां पे बार्गेनिंग करने के लिए या वहां पे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? वर्क, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू फैशन स्ट्रीट, देखो, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। ओके, डब्ल्यू इज इक्वल टू फैशन स्ट्रीट, याद रखो, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इंटू एस, मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स नहीं लगाओगे तो वर्क होगा क्या? नो सर। नहीं। और डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ तो वर्क गिना जाएगा क्या? नो सर। नहीं। तो दोनों में से कुछ भी एक चीज गायब हो गया तो हम तो वर्क गिनेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। वर्क तो हम लोग ने समझ लिया, अब एनर्जी क्या होता है? सो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, काम करने की क्षमता। फॉर एग्जाम्पल, आज तुमने प्रूव कर लिया कि तुम में काम करने की क्षमता बहुत अधिक है। ओके, आई वॉज वेरी मच डाउटफुल, मैं बोल रहा था कि नहीं बच्चे परेशान हो जाएंगे, शायद थक जाएंगे, शायद मेरे लेक्चर में वो सो भी जाएं। ओके, क्योंकि 6 to 7 में लेक्चर ले रहा हूँ 3 लेक्चर के बाद, बट तुम्हारे आवाजों से लग रहा है कि यार अपने बच्चों में बहुत दम है, बहुत ताकत है तुम में, और ऐसा होना चाहिए, मेरे को बहुत खुशी हो रही। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो एनर्जी मतलब क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता, काम करने की ताकत, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ वर्क और एनर्जी दोनों इक्वली होते हैं? फिर मतलब जितना तुम पे एनर्जी होगा उतना ही तो वर्क करोगे, और जितना तुमने वर्क किया उतना ही तुम में एनर्जी होगा, सही है ना? यस सर। बराबर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ओके, जो मैं बोलने वाला हूँ, गिव रीजन, ठीक है, गिव रीजन बताने वाला हूँ मैं 2 मिनट का। एज एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, therefore unit of work and energy are same। ओके, वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम होता है। अब इसमें बात आती है कि फिर वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम होता है, बट यूनिट है क्या? ओके,
ओके, वर्क का यूनिट क्या है? एसआई यूनिट। किसी को पता है? बचपन में कभी पढ़ा रहेगा। एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? ओके, तो याद रखो ये है जूल। याद रखोगे? जूल। ओके, एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, और सीजीएस यूनिट, ओके, सीजीएस यूनिट इनका क्या है? अर्ग। ओके, मुलाइजा फरमाइए, अर्ग किया है, ठीक है? तो जूल और अर्ग याद रखो। जूल है बड़ा यूनिट, एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग। याद रहेगा, जूल अर्ग किसका यूनिट है? ये वर्क और एनर्जी दोनों का। वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट जूल और अर्ग है। क्यों? क्योंकि भाई एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क और एनर्जी दोनों भी इक्वल होता है। क्या आपको बात समझ में आ गया अच्छे से सबको? यस सर। ग्रेट। अब एनर्जी है ना बहुत सारे टाइप का है। ओके, एनर्जी बहुत सारे टाइप का है, ठीक है? ओके, अब है ना सिर्फ जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको समझना है। ओके, और ये अपन साइंस के हिसाब से बोल रहे हैं तो प्लीज उसको एज अ रिलीजियस विलीजियस ऐसा मत लेना, ठीक है? ओके, मेरा रिलीजन एक ही है। मेरा रिलीजन है कि मेरे बच्चों को समझ में आना चाहिए, बाकी तेल लगाने का मेरे को बाकी सब नहीं मालूम कौन क्या बोलता, ठीक है? ओके, तो वैसा लेना ही मत। अच्छा, मेरे को बात बता। ओके, भगवान को किसी ने देखा है क्या? नो सर। नहीं, बट फिर भी हम लोग मानते हैं कि ऐसा कोई सुप्रीम ताकत है। सही है? यस हाँ या सर। नहीं? है ना? ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बता। ओके, अब मेरे को बताओ, ये सपोज हम लोग किसी भी रिलीजन का बात, किसी भी रिलीजन का बात करें। ओके, तो चलो क्रिश्चियन रिलीजन को ले। क्रिश्चियन रिलीजन में वो लोग भगवान किसको मानते हैं वो लोग? जीसस। हाँ, तो अब लेकिन सही में सोचो, किसी ने किताब पढ़ा रहेगा तो फिर उसको पता है जीसस भगवान नहीं है। जीसस इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड ना, बोलते हैं ना, मैसेंजर है वो। मैसेंजर समझते हैं? है ना? है ना? तो क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं? मैसेंजर ऑफ गॉड है वो। क्या है? सन ऑफ गॉड है वो, गॉड नहीं है। ठीक है, अभी अपन है ना हिंदू रिलीजन का बात करें, ठीक है? ये राम कृष्ण, ठीक है, वो जितने भी हुए हैं, ठीक है, क्या वो लोग गॉड है क्या? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे गॉड है, बट असली में जिसने किताब पढ़ा रहेगा वो क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये अवतार है। अवतार है मतलब क्या है? दे आर द वाइस एजेंट ऑफ गॉड, दे आर नॉट गॉड। क्या तुमको ये सुना है तुम लोग ने कभी? ये अवतार है, राइट? तो गॉड कभी अर्थ पे आता है क्या? नहीं आता, ठीक है? अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, पता है तुमको? यस सर। है ना? ठीक है, तो अब मेरे को सही बात बताओ, जिनको भी हम भगवान मानते हैं वो सब भगवान नहीं है। भगवान तो असल में किसी ने देखा ही नहीं, बराबर? यस सर। है ना? बट वो है, और उसका इफेक्ट दिखाई देता है। ओके, उसका इफेक्ट दिखाई देता है। ओके, वो इतना पावरफुल है कि अपना औकात नहीं है उसको देखने, सही है? ठीक है, सो एनर्जी जो है ना वो गॉड की तरह है। ओके, बल्कि मैं बोलूं कि गॉड ही एनर्जी है तो मैं गलत नहीं बोलूंगा। ओके, गॉड इज एनर्जी, आई कैन प्रूव दैट। देखो सुनो, क्या भगवान को कोई पैदा किया है? नो। नहीं, ठीक है, तो जो पैदा हुआ ही नहीं है तो उसको क्या मारा जा सकता है? नो। नहीं। ओके, सो गॉड कैनॉट बी क्रिएटेड, बराबर है? कैनॉट बी क्रिएटेड, ध्यान से सुनना ये क्या बोल रहा हूँ। कैनॉट बी क्रिएटेड, ओके, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बराबर? ओके। ओके, भगवान किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ओके, कैन टेक एनी फॉर्म। ओके, हर चीज में भगवान होता है। गाने भी सुनते हो तुम लोग, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, बराबर? कैन टेक एनी फॉर्म। ओके, सो कैन टेक एनी फॉर्म, दे कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है? अच्छा बताओ, हमारे पहले भी भगवान था या नहीं? सर अभी आने तो दो, आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई? अच्छा, अभी आ रही है? यस सर। हाँ, तो हमारे पहले भी भगवान था कि नहीं था? से। है ना? और हम हैं तब भी है, यस। और हम नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे, यस। है ना? सो टोटल अमाउंट ऑफ भगवान इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट ऑलवेज। एक मिनट, टोटल अमाउंट ऑफ इन यूनिवर्स, ओ ये साइड लिखने को नहीं होता है, इज कांस्टेंट, ठीक है? हमेशा सतत ये कांस्टेंट है, बाकी पूरी दुनिया चेंज हो रही है लेकिन भगवान क्या है?
कांस्टेंट है, ये तो रहने वाला है, बराबर है, ठीक है। अब ये है लॉ ऑफ गॉड, राइट, कैन नॉट बी क्रिएटेड, cannot be destroyed, God can be converted from one form to another, and total amount of God in the universe is always constant, वो हमेशा वैसे ही रहेगा, उतना ही रहेगा, कम ज्यादा नहीं, ठीक है। अब अगर तुम अपने किताब में देखोगे, टेक्स्ट बुक में ढूंढो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहाँ पे लिखा हुआ जरा देखो। टेक्स्ट बुक है आप सबके पास, टेक्स्ट बुक ओपन करो एंड उसमें ढूंढो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू विल बी सरप्राइज्ड व्हाट यू सी देयर। खोला टेक्स्ट बुक, देखा क्या मिला? Yes, sir. Page number 35. ओके, पेज नंबर 35, क्या दिख रहा है? Sir, energy can neither be created nor destroyed. हाँ, आगे भी लिखा है कुछ, Sir, it can be converted from वन फॉर्म टू अनदर, गुड, और आगे भी लिखा है कुछ, sir, the total amount of energy in the universe remains constant. बस। तो क्या मैंने अभी अभी प्रूव किया कि एनर्जी भगवान है, भगवानी एनर्जी है, दिखता नहीं है बट असर करता है, हमारे आसपास ही होता है, हर चीज में दिखता है, हर चीज में होता है बराबर है ना, करेक्ट? समझ गए नहीं समझे? Yes, sir. तो अगली बार से एनर्जी को इज्जत दो, है ना, किसी भी तरीके का ताकत हो उसको इज्जत दो, भगवान का एक रूप है, ओके। और वो कई रूप ले सकता है, फॉर एग्जाम्पल तुमने साउंड एनर्जी सुना है, तुमने लाइट एनर्जी सुना है कि नहीं सुना है, राइट, तुमने साउंड एनर्जी सुना है, लाइट एनर्जी सुना है, कितने तरीके के एनर्जी होते हैं, ओके। वहीं पे एक फोटो देखो, एक फोटो दिख रहा है तुमको कि कैसे एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, Yes, sir. है ना, ओके। तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, ओके। कैसे करेंगे? तो भाई हमारे पास है माइक्रोफोन, अभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे माइक में क्या हो रहा है, मेरे माइक में जो भी मैं बोल रहा हूँ साउंड एनर्जी, ओके, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही, ओके। और तुम्हारे पास एक उल्टा डिवाइस है, उसको उल्टा करने के लिए तुम्हारे पास है स्पीकर। स्पीकर क्या कर रहा है? स्पीकर इस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हुए चीज को वापस से साउंड एनर्जी में तुम तक पहुंचा रहा है, ओके। ऐसे ही सेम इलेक्ट्रिसिटी से पंखा घुमा, मैकेनिकल एनर्जी, ओके। और जनरेटर से मतलब पंखे से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ओके। तो ऐसे सारे कन्वर्जन है वहां पे, देखो सारे कन्वर्जन है, ओके। एक है हीट कपल, देखो हीट कपल दिख रहा है तुमको, एक लिखा हुआ हीट कपल, Sir, thermocouple. हाँ थर्मल कपल, बट हम हीट कपल ना बेटा, थर्मा मतलब हीट, ओके। साइंस में वर्ड का मीनिंग होता है ना, थर्मा का मतलब होता है हीट, देखो थर्मोमीटर, थर्मस फ्लास्क, थर्मा मतलब हीट, ठीक है, थर्मा मतलब टेम्परेचर, तो वहां पे तुमको एक थर्मल कपल दिख रहा है ना, क्या है वो थर्मल कपल? हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है और फिर इलेक्ट्रिसिटी से वापस हीट बन सकता है, तो थर्मल कपल हो गया, बराबर। ऐसा हम किसी भी एनर्जी को किसी भी दूसरे एनर्जी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल, क्या नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं, है ना। सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। मार्क करके रखो, एक मार्क का आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तुम ये लिखोगे, बात समझ में आ गई तुमको? Yes, sir. अब मैकेनिकल जो एनर्जी होता है, ध्यान, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि मूविंग चीजों में एनर्जी, कुछ चीज अगर मूव है, मूव कर रही है, स्टॉप कर रही है ना, तो ऐसी वाली एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो तरीके की हो सकती है, एक को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी और एक को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ओके। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो चीजें मोशन में होती हैं उनमें होती है, ओके। सो एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन, कोई चीज अगर मूविंग है तो उसमें ताकत, ओके। फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ, छोटे बच्चे कभी कभी है ना हम लोग के गले लगते हैं, मतलब अभी 5वीं 6वीं के बच्चे रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो वो बहुत टाइम के बाद हम लोग को देखते हैं जो, राइट, ठीक है। तो जैसे कि छुट्टियां होती थी पहले, ऑफलाइन क्लासेस का बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में तो इतना कनेक्टिविटी नहीं होता है, बट ऑफलाइन क्लासेस का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जब हम लोग पढ़ाते हैं, 5वीं 6वीं में पढ़ाया, ठीक है, और फिर बाद में 7वीं में अचानक से वो बच्चा ऐसे रोड पे दिखता है तो फटाक से भाग के आता है, छोटा बच्चा ऐसे सीधे चिपट जाता है, ठीक है, गले लग जाता है, ओके। तो अब सोचो कि वो बच्चा सपोज मेरी तरफ भाग के आया, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है मेरे साथ, रोड पे बच्चे लोग अचानक से भाग के आ जाते, पता नहीं चलता, छोटा बच्चा तो धक्का ही मार लेता है, ओके। तो छोटा बच्चा आया मेरे पे धाड़ करके लगा, ठीक है, तो बताओ मैं पीछे जाऊंगा कि नहीं?
जाओगे। जाएंगे ना, क्यों जाएंगे, वो बच्चे के पास कोई तो एनर्जी रहा होगा ना, है ना। तो वो एनर्जी इन मोशन को क्या बोलेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब सोचो, हाँ, सपोज सपोज मैं तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे से जा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, ठीक है, ओके, और बिल्डिंग में तुमने ना ऐसे अचानक से पत्थर ऐसे पकड़ के रखा है छोटा सा, ओके, जैसे ही मैं नीचे से जाऊंगा तुमने पत्थर ऐसे छोड़ दिया मेरे ऊपर, ऐसे करता कोई नहीं है, मैं ऐसे नहीं बता रहा, हाँ, ठीक है, ओके, गुस्सा आ गया, ठीक है, तो मेरा टकला फूट जाएगा, ओके, तो क्यों फूट गया यार, ये पत्थर में कुछ तो एनर्जी रहा होगा, ओके, सो बिकॉज ऑफ हाइट, एनर्जी। हाँ, बिकॉज ऑफ हाइट इस पत्थर के पास कुछ एनर्जी है, बिकॉज ऑफ हाइट इस पत्थर के पास कोई एनर्जी है, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लो एक स्प्रिंग है, ओके, बंदूक में स्प्रिंग होती है, पता है तुमको, बंदूक के अंदर स्प्रिंग होती है जिससे बुलेट आगे जाती है ना, तो स्प्रिंग में कितना ताकत है सोचो ना, अगर एक कंप्रेस स्प्रिंग है, ओके, उसको जब छोड़ोगे तो टॉइंग करके जाएगा, है ना, तो बिकॉज ऑफ शेप, ओके, बिकॉज ऑफ शेप भी चीजों के पास कुछ एनर्जी होती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। रबर बैंड, रबर बैंड हम लोग देखो बचपन में तुम करते हो कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, बट हम रबर बैंड से तो चटाक चटाक अपने दोस्तों को मारते थे। आई डोंट नो वेदर यू डू इट इन क्लास। यस सर। हाँ, गुड, यू शुड डू, है ना, दैट्स अ प्रूफ दैट यू आर किड्स, है ना, बट ठीक है, मतलब जब टीचर पढ़ा रही तब नहीं करने, ऐसे ही बीच में कर सकते, ठीक है, घर पे मत बोलना, बोलेगा क्या क्या सिखाते रहते हैं उल्टा पुल्टा, ठीक है। तो रबर बैंड को खींचा ऐसा फट करके मारा, तो फिर तो उसमें भी तो एनर्जी है ना, कौन सा एनर्जी है बताओ, काइनेटिक के पोटेंशियल, अरे बोलो तुम्हारे हिसाब से क्या रहेगा। सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि हमने रबर बैंड ऐसे लिया, ऐसे पीछे खींचा और अपने दोस्त को ऐसे चटक करके मारा, तो उस रबर बैंड में कौन सा एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी था, है ना, कि रबर बैंड को, रबर बैंड का शेप चेंज हुआ, है ना, बिकॉज ऑफ शेप, ठीक है, बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन भी एनर्जी रहता है। तुमने अगर घड़ियां देखी होंगी ऐसे चाबी वाली, या तुमने ऐसे खिलौने देखे होंगे जिसमें अपन चाबी घुमाते हैं और वो खिलौना चलता है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चला खिलौना, तो भगवान ने जितना हम पे ये दिया रहेगा, जितना दिन दिया रहेगा उतना ही हम चलते, तो वैसा, तो हम लोग वो जो देखा है कभी, वो खिलौने को तुम लोग खोलोगे तो तुमको पता चलेगा अंदर एक पतरे का ऐसे स्प्रिंग रहता है, ऐसे गोल गोल गोल, देखा है, ओके, तो जो हम लोग, हाँ, जब हम लोग इसमें चाबी भरेंगे तो ये टाइट होता है, और जब छोड़ देंगे तो ये लूज होते जाता है और उससे गियर चलते हैं, है ना, सो बिकॉज ऑफ सम कॉन्फ़िगरेशन, एक स्थिति, ओके, इंग्लिश में तुमको थोड़ा सा सिखाऊंगा, ओके, उससे क्या होता है, ये टी बड़ा भी हो सकता है, इग्नोर माई मिस्टेक, ठीक है, तो कोई स्थिति की वजह से, कोई एक पर्टिकुलर तरीके की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, तो बिकॉज ऑफ हाइट हो सकता है, शेप हो सकता है, ओके, अच्छा, बिकॉज ऑफ हाइट भी क्यों होता है मैं बताता हूँ। सपोज तुम ऐसे पहाड़ है और ऐसे साइकिल चलाते हुए ऊपर जा रहे हो, तो जब तुम ऊपर जा रहे हो तो फिर एनर्जी तुम खपा रहे हो, हाँ या नहीं, है ना, तुम ताकत लगा रहे हो ऊपर तक पहुंचने के लिए, ओके, तो जो ये एनर्जी तुमने अंदर ली है इन, ठीक है, यही एनर्जी इसमें हो जाती है स्टोर्ड, ओके, और यही एनर्जी जब ऐसे तुम साइकिल से नीचे आओगे तो यही एनर्जी होती है आउट, बाहर निकलती है, तो एनर्जी इन स्टोर होती है, फिर एनर्जी आउट हो जाती है, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से बनती है, ठीक है। जब हम उल्टा कुछ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस स्प्रिंग को जब हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं तो इसमें एनर्जी स्टोर कर रहे हैं हम लोग, और फिर जब छोड़ देंगे तो एनर्जी आउट। क्या हमको बात समझ में आ गई, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी के टाइप है, क्योंकि इससे क्या होता है, वर्क होता है ना, ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप, काइनेटिक, पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ टोटल मोशन, ओके, कुछ भी चीज अगर मूव हो रही है तो उसमें जो भी एनर्जी बन रही है वो काइनेटिक है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है एनर्जी ड्यू टू हाइट, ड्यू टू शेप और ड्यू टू अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ओके। सो क्या तुम लोग में से मेरे लिए कोई डिफाइन काइनेटिक एनर्जी ढूंढेगा अपने किताब में और फिर वो पढ़ेगा, फिर सिर्फ दो जन बोलेंगे, कोई भी,
और बाकी फिर और कोई दो जन रहेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन बोलेंगे, पढ़ेंगे सब Sir, का। the energy which an object has because of its motion is called its kinetic energy. वेरी गुड। एक और बच्चा बोलो प्लीज मेरे लिए, कोई भी बोलो, बिंदास बोलो। आधा अटक गए, रॉन्ग बोला तो भी मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, तुमको पता है ऑलरेडी, है ना। रॉन्ग बोला तो भी चलेगा, बट कोशिश करो यार, बोलो। So the energy stored in an object because of the specific state or position is called the potential energy. हाँ यार, इसने तो एकदम मशीन गन की तरह चलाया। बिकॉज ऑफ स्टेट एंड, इससे बोलो, बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट, और क्या था? The shape or position. शेप और पोजीशन। पोजीशन मतलब हाइट ना, है ना, पोजीशन, ठीक है, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी का कुछ डेफिनेशन है ना, अभी देखो एक बच्चे ने बोला भी था, देखो पढ़ो, छूटो जरा, कहाँ पे? द एनर्जी। Sir, the energy which an object has because of its motion. हाँ, द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, चलो वेरी गुड। अभी अपन क्या करने वाले हैं? अभी अपन डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। सो तुमको क्वेश्चन आएगा कि डिराइव काइनेटिक एनर्जी, ये होगा 3 या 4 मार्क का, ओके। सो डिराइव काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या चीजें इस्तेमाल करेंगे? इसमें हम चैप्टर नंबर 1 का इस्तेमाल करने वाले। तो चैप्टर नंबर 1 में तुमने 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े होंगे, है ना। चैप्टर नंबर 1 में तुमने 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े कि नहीं, बताओ? पढ़े ना तुमने 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन, Yes, sir. है ना, पढ़े हैं ना, ठीक है। तो कोई मेरे को बताएगा कौन से काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़े तुमने? एक हमने पढ़ा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बराबर, ओके। इसमें v माने क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, ओके। और u माने क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी, ओके। और a मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन, हाँ वेरी गुड, एक्सेलरेशन। और t माने क्या होता है? Time. Time. टाइम, ओके। तो ये है अपना फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। अच्छा, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? Sir, S is equals to UT plus half AT square. वेरी गुड, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और इसमें s मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ओके, या डिस्टेंस। अगर सीधी चल रही गाड़ी तो डिस्टेंस भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा वाला भी था, So v square is equals to u square plus 2as. वेरी गुड। ये बराबर से मैं लिख नहीं पाया, ओके, ये तीसरा वाला है, ठीक है। हम ये दो का प्रयोग करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। एक डिस्प्लेसमेंट d और एक v, ठीक है, वेलोसिटी, ओके। तो ये अपन अभी यूज करेंगे। देखो, हमको पता है कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी आने वाला है, ओके। सो एक ऑब्जेक्ट ले लो, देखो, लेट देयर बी एन ऑब्जेक्ट, okay, let there be an object of mass m moving with a velocity u, okay, u is what? Initial velocity, moving with a velocity u, ठीक है। उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, कि let there be an object, कोई तो भी एक ऑब्जेक्ट है गोल गोल, ठीक है। इसके ऊपर अपन लगाने वाले हैं धक्का, फोर्स, ठीक है। इसका अभी का वेलोसिटी है u, धक्का लगने के बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है v इन टाइम t, ओके। और इसको अपन एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। और ये यहां से चला जाता है इधर, ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? s, ठीक है। तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई, है ना, ओके। Yes, तो sir. अब, हाँ, अब इसमें वर्क कितना हुआ रहेगा? w इज इक्वल टू एफ एस, राइट, ठीक है, w इज इक्वल टू एफ एस हुआ रहेगा। तो अब सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको 3 फॉर्मूले यूज करना है, ओके। फॉर्मूला नंबर 1 जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट का, ओके। और हमको कैसे पता चला सर डिस्प्लेसमेंट? अरे भाई, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी है, राइट। तो वर्क के फॉर्मूले में w इज इक्वल टू क्या आता है? f इंटू एस, इसको एक दे दो 1, ओके। अब मुझे चाहिए 2 फॉर्मूले, एक f का और एक s का, एक f का और एक s का।
ठीक है, एफ का फॉर्मूला मुझे पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. फादर इज इक्वल टू माँ, मम्मी पापा एक समान, एफ इज इक्वल टू एम ए, पापा इज इक्वल टू मम्मी, बराबर है? ओके, सो फादर इज इक्वल टू माँ, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ तो हो गया। अब क्या बचा? एस, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस होता है ना, एफ का तो आपने जुगाड़ कर लिया, अब क्या बचा? एस। तो एस का फॉर्मूला मेरे पास है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट वॉज स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट जो था क्या था? ऑब्जेक्ट वॉज नॉट मूविंग, ओके, ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट पहले, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा था? एट रेस्ट, ओके, एज ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट, ओके, वो रुका हुआ था और फिर मूव हुआ था, देयरफॉर यू क्या रहेगा? 0 मीटर पर सेकेंड। क्या ये तुम लोग मानते हो, एग्री कर रहे हो? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं होगा? भाई और बहनों किधर गए? हेलो, यस सर। हाँ, तो अब इस u की जगह अगर 0 हो जाएगा, सोचो, तो s इज इक्वल टू 0 इंटू टी, तो 0 हो गया, 0 इंटू टी तो क्या यस हो सर। गया? 0 ही हो गया ना। ओके, क्या बचा? s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, सही है, इसको अपन दे देंगे 3। यस सर। ओके, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, अपन ने इसको दे दिया 3 नंबर हो गया, ये 1 2 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब यस क्या सर। करेंगे पता है? एक मेरे को मिल गया है एफ का फॉर्मूला, एक मेरे को मिल गया है एस का फॉर्मूला, अब मैं इन दोनों को इसमें डाल दूंगा 1 में। ओके, तो मेरे को क्या मिलेगा जरा देखते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3, W इज इक्वल टू, एफ के जगह पे क्या आएगा? एम ए, और एस के जगह पे क्या आएगा? हाफ हाफ ए 80 स्क्वायर। टी स्क्वायर, सही है क्या? क्या सब भाई बहन लोग यहाँ तक पहुंचे? ये सही है, एकदम सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। ओके, अब अपन क्या करेंगे? W इज इक्वल टू, हाफ को पहले लिख लेंगे, m को लिख लेंगे, a इंटू ए, तो ए स्क्वायर होता है, और टी स्क्वायर, क्या मैंने सही लिखा? यस सर। ठीक है, क्या हम लोग यहाँ तक थोड़ा लिख लेंगे? अगर आपके पास किताब पेन है अभी, तो फिर यहाँ तक लिख लो, मेरे को बताओ यहाँ तक हो गया, ठीक है। और अगर हो सके तो बिना देखे लिखने की कोशिश करो, ठीक है, हो सके अगर तुमसे, ठीक है, थोड़ा एक बार देख लो बोर्ड पे अच्छे से, वहां पे देख लो जहाँ पे भी तुम देख रहे हो स्क्रीन पे, और फिर बिना देखे कोशिश करो कि तुम यहाँ तक पहुंच पा रहे हो। ओके, मैथ्स एकदम प्रॉपर मैथ्स किया आपने, W इज इक्वल टू एफ एस किया, फैशन स्ट्रीट, एफ का फॉर्मूला कौन सा है? लेसन नंबर 1 से लिया, फादर इज इक्वल टू माँ, और एस का फॉर्मूला कौन सा है? लेसन नंबर 1 से लिया, और सिर्फ हमने इतना बात किया कि उस फॉर्मूले हमने u इज इक्वल टू 0 डाला है, क्यों? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट था वो पहले रेस्ट में था, अभी अभी हमने उसको धक्का मारा और वो चल पड़ा, तो u 0 होगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ तक आ जाओगे ना, तो एक बार आवाज देना, ठीक है, 2-3 मिनट में हो जाएगा तुम्हारे यहाँ, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, ठीक है। तो बिना देखे लिखने की कोशिश करो। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अपन को के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर तक पहुंचना है, ओके, अभी अपन इतने तक ही पहुंचे। डन सर। फुल मार्क्स सब बच्चों का हुआ क्या, जरा देख लो। यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी देखो, हाफ एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर पे अपन रुक गए है ना, हाफ एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर पे अपन अटक गए। ओके, तो क्या करने का अभी? जब भी मैथ्स का अपना टीचर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अटक जाता है, तो क्या करता है? क्या करता है बताओ? वो उसको कुछ तो भी नंबर दे देता है और बोलता है बाद में देखेंगे, है ना, और हमको लगता है वाओ स्कॉलर। ओके, तो जहाँ मजाक कर रहा हूँ, ऐसे बोलना मत, ठीक है। तो ओके, बट ऐसे जनरली होता है, अटक गया तो अपन क्या करते हैं? उसको टांग देते हैं, अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे, है ना। ओके, और फिर हमने देखा यार, ये 80 जो है वो किसी तो फॉर्मूले में देखा हुआ सा लग रहा है, नहीं? यस सर। v इज है ना, इक्वल कौन टू से u फॉर्मूले प्लस पे? 80। हाँ, शाबाश, ठीक है। तो अब ये 80 तो हमको चाहिए नहीं, 80 किसी तो फॉर्मूले में है, चलो रिप्लेस करके देखते हैं, सोचते हैं क्या होता है जुगाड़, है ना। तो इसको अपन 4 नंबर दे के आगे अपन क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू कौन सा वाला है? फर्स्ट है ना, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन,
काइनेमेटिकल मैथमेटिकल इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, और u इक्वल टू क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। सो देयर फोर v इज इक्वल टू क्या होगा? 80 होगा कि नहीं होगा बताओ, है ना? v इज इक्वल टू 80 होगा। ठीक है, बट हमको क्या चाहिए? ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? ए स्क्वायर टी स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है? सही बताओ। ये देखो, सबको स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा ना? अरे हाँ या नहीं बोलो यार। Yes, sir. है ना? तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करो इन इक्वेशन 4। ओके, क्या आएगा देखो, सब्स्टिट्यूटिंग, ऐसा लग रहा है ना ज्योमेट्री कर रहे हैं अपन। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 4 क्या आएगा? W इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर के जगह पे मैं वी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना अब? यस सर। हाँ, और फिर बाद में डायलॉग क्या मानने का? एज काइनेटिक एनर्जी वाज यूज्ड टू डू वर्क, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, वर्क के जगह पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हो गया, खत्म। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, इजी। राइट, ठीक है। तो ये एक बार ट्राई करो, देखो इतना हाफ एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर के बाद देखो ये तुमको खुद से जम रहा है क्या? डन सर। ओके, सब बच्चों का हुआ। यस सर। कूल। तो क्या तुम लोग को समझ में आया हम लोग ने कैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर किया? एक बार अपन है ना फटाफट करते, एक बार अपन फिर से फटाफट करते। इस बार मैं बीच में का भाषण नहीं लिखूंगा, ठीक है? इस बार अपन बीच में का भाषण नहीं लिखेंगे, अपन सिर्फ रपारप एक बार देखेंगे। सबसे पहला हमको क्या याद रखना है कि भाई काइनेटिक एनर्जी आएगा तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस से। ओके, फिर एफ के जगह अपन ने डाला एम ए, और एस के जगह हमने डाला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसमें हमने थोड़ा सा संशोधन किया है, u इज इक्वल टू 0 है, therefore s equals to half at square. Okay, so now my main formula will become w is equal to ma into half a t square. So w is equal to half m a square t square. एंड देन बाद में हमने दिमाग लगाया कि साला ए टी तो कहीं पे देखा है, तो हमने बोला भाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और क्योंकि मुझे पता है कि u इज इक्वल टू 0, therefore v is equal to at only. Okay, if v is equal to at, then v square equals to a square t square, and I am straight away putting this here. So w is equal to half m v square. फिर मैं बोलूंगा भाई वर्क और एनर्जी एक ही है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये भी लिख लो। अभी ये तो बिना देखे लिख ही सकते हो। तो अपना 4 मार्क का प्रिपरेशन हो गया। डिराइव काइनेटिक एनर्जी तुम ऐसे आंख बंद करके दर्द दर्द लिख के आ जाना पेपर में। अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एट अ डिस्टेंस ऑफ h है, ठीक है, मतलब हाइट h है, और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है, वो m है। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है, मतलब ऊपर से अगर नीचे गिर रहा है कोई चीज तो उसको एक्सेलरेशन रहेगा ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ओके, तो जी है वो। ओके, ए की जगह पे क्या आएगा? जी। जो एक्सेलरेशन है वो है जी। जी माने क्या होता है? अर्थ के वजह से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, ये क्या होता है एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तुमने कभी देखा है ऊपर से किसी चीज को तुम नीचे फेंक दोगे तो कभी ध्यान देना कि जब तुमने उसको ऊपर पकड़ा था तब तो उसका वेलोसिटी 0 था क्योंकि तुमने पकड़ के रखा है, ठीक है, बट जब तुम उसको छोड़ोगे तो पता चलता है कि उसका वेलोसिटी बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है ना।
अरे हाँ या नहीं? देखो ना, ऊपर से कोई चीज तुमने नीचे फेंका तो तुमको पता चल रहा है उसका स्पीड जो है नीचे आते आते बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, कभी ध्यान दिया है? यस सर। है ना? तो वो क्यों बढ़ता है? तो अर्थ उसको खींच रहा है, अर्थ उसको सर दे रहा है ग्रेविटेशनल एनर्जी। हाँ, तो अर्थ उसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, हर एक सेकंड में 9.8 मीटर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा इतने स्पीड से खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आएगा? जी। ठीक है, अच्छा अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, क्या हमको ये पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है? एफ एस बराबर। W इज इक्वल टू क्या होता है? एफ एस। एफ मतलब क्या होता है? एम ए बराबर। और ए की जगह पे इस बार हम क्या लिखेंगे? जी। और एस माने डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं ऊपर से कोई चीज नीचे फेंकूंगा तो डिस्प्लेसमेंट तो एस, एस मतलब हाइट ही हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? देखो ऊपर से मैं नीचे फेंक रहा हूँ तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितना हाइट ऑफ द बिल्डिंग रहेगा उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं? यस सर। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्या बचा देखो तुम्हारे पास? एम MGH। जी एच, एम जी एच, है ना? और फिर बाद में हम लोग लिखेंगे भाई ये तो एनर्जी पूरा पोटेंशियल एनर्जी था, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, है ना? समझ गया? ठीक है, बाकी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बीच में भाषण है कि लेट एम बी द मास ऑफ द बॉडी विच इज स्टोर्ड एट अ हाइट एच, है ना? W इज इक्वल टू एफ एस, एफ इज इक्वल टू एम जी। ओके, उन्होंने एफ इज इक्वल टू डायरेक्ट एम जी दिया है, बट तुमको समझ में आ गया ना, ए की जगह पे जी आएगा, इसके लिए उन्होंने वैसा दिया, ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, ये याद रखो, ए जी। ठीक है, ओके, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? एच, हाइट। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी, कितना काम करना पड़ा इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए? mgh। और जितना तुमने एनर्जी इसमें स्टोर किया है उतना ही तो उसमें स्टोर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh है। ठीक है, तो ये लिख लो एक बार mgh, एक डेरिवेशन करने वाले, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, डिराइव वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये एफ तो पता है, एस तो पता है, लेकिन ये कॉस थीटा वाला क्या हिसाब है जरा देखते हैं। तो ये है ना जनरल, ऐसे हमने देखा होगा, सपोज मेरे पास ये गाड़ी है, चलो ठीक है, और हम लोग इस गाड़ी को है ना ऐसे खींच रहे हैं, ओके, सो कोई टॉय है और मैं इसको ऐसे इस डायरेक्शन में खींच रहा हूँ। ठीक है, बट टॉय कैसे चलता है? टॉय तो इस डायरेक्शन में चल रहा है, टॉय इस डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, इसका मतलब ये है कि मैं इस पे एक फोर्स लगा रहा हूँ एफ। ठीक है, और उस फोर्स का कोई एक कंपोनेंट है, ठीक है, उस फोर्स का ही कोई एक पार्ट है, ओके, जो उसको इस एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में धकेल रहा है। ठीक है, मैं खींच रहा हूँ उसको थोड़ा ऊपर की तरफ, है ना, बट वो जा कैसे रहा है? गाड़ी स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसी फोर्स का एक छोटा सा पार्ट है जो उसको एक स्ट्रेट डायरेक्शन में खींच रहा है। ओके, और अब अगर मैं इसको ऐसे जुड़ा दूं, राइट, तो एक 90 डिग्री का मेरे को एंगल यहाँ पे मिलता है, एक ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं हम लोग, 9th स्टैंडर्ड में तुमको आएगा। ओके, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेबल है, ये पहला तो एक चीज हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको कोई चीज का हाइट वगैरह सब नापना हो और वो चीज बहुत दूर हो, फॉर एग्जाम्पल कोई माउंटेन है, ठीक है, उसका हाइट कैसे नापेंगे? ओके, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम लोग ये एक एंगल कंसिडर करते हैं। ठीक है, जो एंगल कंसिडर किया है, एंगल अंडर कंसिडरेशन, ओके, जिस एंगल को मान के चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। ओके, तो एक थीटा जो है एक ग्रीक लेटर है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा बीटा वो सब। ठीक है, तो थीटा एक एंगल है। ओके, कभी कभी हम लोग एंगल का पूरा नाम ही ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंगल सी हो गया, है ना, एंगल एक्स हो गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो बट आगे लेते हैं, तो जो एंगल अंडर कंसिडरेशन है, ठीक है, उसके कुछ रेशियोज निकलते हैं। अब मैं सारे के सारे नहीं बताऊंगा, तुमको ज्योमेट्री का टीचर बताएगा, मैं सिर्फ अपने काम का चीज बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो एक रेशियो होता है उसमें से, उसको बोलते हैं कॉस।
ओके, असली में नाम होता है पूरा कोसाइन, बट हम लोग शॉर्टकट में उसको लिखते हैं कॉस थीटा। ठीक है, तो जब कोई तुमको बोले कि कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा का मतलब ये होता है कि अगर सपोज ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, तो कॉस थीटा का मतलब होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब एडजेसेंट साइड क्या होता है, चलो वो समझते हैं। थीटा के बराबर सामने जो साइड हो उसको बोलते हैं अपोजिट साइड। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो तुमको मालूम है हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो क्या हो गया, एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड, यहाँ पे एडजेसेंट साइड मतलब बेस, बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बाजू वाला साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। सो कॉस थीटा क्या है, नेम ऑफ अ रेशियो। ओके, एक रेशियो का नाम है कॉस थीटा। ठीक है, और जब भी कोई तुमको कॉस थीटा बोलेगा इसका मतलब क्या होता है कि रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी के लिए हम लोग इतना ही सीखेंगे कि मेरे को इतना ही जरूरत है। ठीक है, असल में ऐसे और भी रेशियोज होते हैं। साइन थीटा का मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा का मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वो तुमको ज्योमेट्री में आएगा बाद में। ठीक है, बट फिलहाल इस डेरिवेशन के लिए हमको सिर्फ इतना ही चाहिए। सो अगर कोई तुमको बोलेगा कॉस थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे, ओके, तो क्या है एडजेसेंट साइड अपना सी बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो सी बी अपॉन ए सी का जो भी रेशियो आएगा, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी दिमाग लगाओ कि अगर सपोज यहाँ पे थीटा होता है, ओके, एंगल अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, एफ क्या है, एफ है एक्चुअल फोर्स जो उस बच्चे ने लगाई उस खिलौने पे। एफ वन क्या है, एफ वन इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, हमने लगाया था फोर्स एफ, ओके, बट गाड़ी कैसे चल रही है, सीधी चल रही है, इसका मतलब ये है कि एक डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये भी लग रहा है उसको कैसे, तो है ना। तो एफ वन भी किसके वजह से हुआ, एफ की वजह से हुआ। ओके, हमने टोटल फोर्स लगाया रहेगा जो एफ, उसमें से ही एक पार्ट है एफ वन। ओके, सो अब अगर कोई तुमको बोलेगा कॉस थीटा मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, बेस क्या है एफ वन, हाइपोटेन्यूज क्या है एफ, सही है ना। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 के अपोजिट में जो होता है साइड, वो हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, तो एफ वन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, बराबर। एफ वन इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ कॉस थीटा हो गया। अगर कॉस थीटा इक्वल टू एफ वन अपॉन एफ है, तो एफ वन इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब मान के चलो कि ये डिस्प्लेसमेंट हमने धक्का लगाया उस पे एफ, और डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे। ओके, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी क्या मतलब एस हो रहा है ना, तो वर्क डन होगा कुछ तो भी, राइट। ठीक है, तो हियर इन दिस केस वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, एफ वन इंटू एस। वर्क डन क्या होगा, एफ वन इंटू एस। और एफ वन क्यों आया, अरे जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो W इज इक्वल टू एफ वन इंटू एस, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बट एफ वन के जगह पे तो एफ कॉस थीटा आएगा, तो एफ कॉस थीटा इंटू एस, तो W इज इक्वल टू क्या बचा, एफ एस कॉस थीटा। ओके, तो ये ऐसे कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है। ये कब इस्तेमाल करते हैं हम ये फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि हमने तो सीखा था पर W इज इक्वल टू एफ एस होता है। ओके, ये कॉस थीटा हम कब इस्तेमाल करते हैं, व्हेन टू यूज। ओके, जब भी तुमको फोर्स का हॉरिजॉन्टल से एक एंगल दिया हो, ओके, व्हेन एवर थीटा इज गिवन। ओके, जहां पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन जो एक्चुअल फोर्स का डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, समझ रहे हो। ओके, असल में जो फोर्स का डायरेक्शन है वो और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो, उसके बीच में जो एंगल होता है वो है थीटा। ठीक है, तो जहां पे भी थीटा दिया हो वहां पे हमको W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा इस्तेमाल करना है, और जहां पे थीटा नहीं दिया हो वहां पे हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड W इज इक्वल टू फैशन स्ट्रीट यूज करना है। ठीक है, तो ये फटाफट जरा लिख लो और किसी तरीके से मुझे सूचित कर लो कि तुमने लिख लिया है, या तो मैं 3 मिनट के बाद ये डिलीट कर देता हूँ और आगे जाता हूँ, दो में से एक। ठीक है, सो ये आप अपने बुक में लिख लो। ये जो हमने राइट साइड में किया है वो सिर्फ कंसेप्ट है। ठीक है, जब तुमको तुम्हारा ज्योमेट्री वाला टीचर सिखाएगा तो तुमको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हमने सिर्फ कामा पुरता मामा सिखाया है ताकि तुम समझ सको कि कॉस थीटा क्या है, बस।
तो cos थीटा क्या है, एक रेशियो है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का एक रेशियो है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज को cos थीटा बोलते हैं। अब मुझे ऑलरेडी दो फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, ठीक है, ये दो फॉर्मूला मुझे पता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है। मुझे ये भी पता है कि कोई चीज है, मतलब energy can neither be created nor destroyed, can be converted from one form to another, total amount of energy in the universe remains same। मुझे और तीसरा फॉर्मूला भी पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है अगर थीटा दिया रहेगा तो, ओके, और W इज इक्वल टू एफ एस भी होता है अगर थीटा नहीं दिया हुआ है। अगर मुझे पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वो सब सारा क्रैप मेरे को पता है ना, ठीक है। तो उसके पहले है ना हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तीन फॉर्मूला तो मुझे पता है ना, तीन फॉर्मूले के बेस पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तो आप अपना टेक्स्ट बुक है ना ओपन करेंगे। अच्छा रुको रुको, पहले ये डब्ल्यू, ये जो एफ एस कॉस थीटा वाला चीज है ना, वो थोड़ा सा और जरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सुनो ध्यान से, ये चीजें ना याद रखनी है, ठीक है, फिलहाल के लिए। कॉस ऑफ एंगल 0 डिग्री, ध्यान से देखो, ओके, अगर 0 डिग्री बनता है, थीटा जो है अगर 0 डिग्री है, ठीक है, थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तो इसका वैल्यू है ना 1 आता है। अगर कॉस 90 डिग्री है, ओके, तो उसका वैल्यू 0 आता है। और कॉस अगर 180 डिग्री है, तो इसका वैल्यू -1 आता है। ये जो वैल्यूज है ना हमको याद रखना है, ओके, कि थीटा का वैल्यू अगर कुछ है तो कॉस का वैल्यू क्या है, ओके। तो थीटा का वैल्यू 0 है तो कॉस 0 1 आता है, थीटा का वैल्यू 90 है तो कॉस 90 0 आता है। कब इस्तेमाल होगा, रुको देखो, हाँ कब इस्तेमाल होगा देखो। सपोज सपोज चलो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और मैं फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, ठीक है, इसी डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। मैंने इसको इधर ही खींचा और ये ऐसे ही गया, ओके। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा कितना आया, 0 आया, ओके। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, थीटा के जगह पे 0 आएगा। सो W इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ एस इंटू 1, मतलब फॉर्मूला अपने आप देखो, W इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ एस आ गया, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन हो तब, ओके, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। तब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 0। अच्छा दूसरा केस लेते हैं, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ना हो, सर ऐसा कभी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप बड़े बॉल कैच कर रहे हैं, ठीक है, या मैंने कुछ चीज तुम्हारी तरफ फेंका, ठीक है, ये तुम्हारी तरफ फेंका गया, तो ये अभी भी इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, एस, ओके। लेकिन हम इसको जब हाथ में पकड़ेंगे सब, ठीक है, कैच करेंगे, कैच, तो हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं, अपोजिट, तभी तो हमको मार लगती है ना, पता है ना तुमको, तभी तो हमको मार लगती है, ऐसा खट करके जो लगता है, वो क्यों लगता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो अभी भी हमारी तरफ आना चाहता है और हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट में, ठीक है, ओके। तो इस वाले केस में थीटा कितना हो गया पता है, थीटा हो गया 180 डिग्री। सर कैसे, अरे देखना, एस इधर और फोर्स इधर, हुआ कि नहीं 180, है ना। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, एंगल 180। तो अगर ऐसा है तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, बट थीटा तो 180, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस, और इस थीटा एंगल की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस -1। हाँ, तो W इज इक्वल टू एफ एस और कॉस 180 होता है -1, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -FS। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वर्क हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव वर्क इज डन। और इसको क्या बोलेंगे अपन, पॉजिटिव वर्क, ओके। इस केस में नेगेटिव वर्क हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव वर्क इज डन अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट है तो। अच्छा तीसरा केस तो बहुत इंटरेस्टिंग है,
ओके, कभी तुमने देखा होगा कि हम लोग जो सामान वो बास्केट भरते हैं हम लोग बिग बाजार में, डी मार्ट में, है ना, तो यहाँ पे कुछ कुछ लोग तो अपने बच्चे भी डाल देते हैं, है ना, ये मम्मा पापा सब चिल्लाते रहते हैं, ठीक है। ये लो, बच्चों की आंखें भी बना दी उन्होंने, सींग भी बना दिए, ठीक है। अब ये बच्चों का वजन कैसे पड़ रहा है, जरा तुम देखो, ध्यान दो इस डायरेक्शन में, है ना, बच्चों का वजन इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, वेट वेट ऑफ द किड्स। बट एक गाड़ी कौन सा डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट। तो एफ और एस के बीच में 90 डिग्री है, देखो थीटा कितना है, 90 डिग्री हो गया। ओके, ठीक है। तो ये वजन जो है, ठीक है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट सामने जा रहा है ना, तो वर्क डन बाय द वेट, ठीक है, उनके वजन ने कितना काम किया है यहाँ पे, तो 0 काम किया है, कुछ काम नहीं किया है। तभी तो वो जो गाड़ी है, ठीक है, उसको तोड़ के बच्चे नीचे नहीं गिर रहे हैं। ओके, उनके वजन ने कुछ काम नहीं किया है वहां पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड की डायरेक्शन में हो रहा है। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, थीटा तो 90 डिग्री है, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0। तो वर्क डन कितना हो गया, 0, 0 वर्क डन, कुछ काम नहीं हुआ, 0 वर्क डन, ठीक है। और यही सेम रीजन है कि अगर मेरे पास यहाँ पे अर्थ है और इधर मेरे पास कोई सैटेलाइट है या मून है, ओके, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और अर्थ उसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सीधा जा रहा है, टेंजेंशियल 90 डिग्री बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 0, ठीक है। तभी मून अपने पास नहीं आ रहा है, ओके, वर्क डन हो ही नहीं रहा है वहां पे उसका कुछ, ठीक है। ये एक्चुअल मेन रीजन है कि अपना चंदा मामा जो है बांजो से मिलने नीचे नहीं आता है, ठीक है, ओके, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट और जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है परपेंडिकुलर हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस प्रकार से वर्क डन 3 तरीके के हो गए। एक पॉजिटिव वर्क कब होगा, जिस डायरेक्शन में मैं धक्का दे रहा हूँ उसी डायरेक्शन में काम हो रहा है, तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव वर्क। ओके, नेगेटिव वर्क कब होगा, जिस डायरेक्शन में धक्का दे रहा हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहा है, तो मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चीज अपोजिट में मूव हो रही है, तब हम लोग बोलेंगे भाई नेगेटिव वर्क हो गया ही। ओके, और जिस डायरेक्शन में मैं धक्का दे रहा हूँ उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मैं बोलूंगा वर्क डन बाय दैट फोर्स, वर्क डन बाय दैट फोर्स इज 0। ओके, अब मैं बाय दैट फोर्स क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये सामान ऐसे जा रहा है तो मैं ऐसे भी तो फोर्स लगा ही रहा हूं ना, ठीक है। ये फोर्स क्या है, ये फोर्स बाय मी, ठीक है, और ये डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब मेरे फोर्स की वजह से तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, बट ये वेट की वजह से 0 वर्क हो रहा है, समझ रहे हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो तो उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के फोर्सेस लग रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम अभी बैठे हो, मैं अभी बैठा हूँ जमीन पे, नीचे बैठा हूँ मैं, ठीक है, और तो मेरा वेट जो है नीचे की तरफ है, ओके, डाउनवर्ड फोर्स है। और जहां पे मैं बैठा हूँ, टेबल कुर्सी, तुम डेस्क पे बैठे हो, तो डेस्क देखो टूट के सीधा तुम नीचे थोड़ी गिर रहे हो, मतलब डेस्क भी तुमको ऊपर की तरफ धकेल रहा है, ओके, डेस्क भी तुम पे एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो दोनों बैलेंसिंग है, तब जाके तुम नीचे नहीं गिर रहे हो। ओके, अगर स्प्रिंग रहता वहां पे, एकदम सॉफ्ट कुछ रहता, तो वो चीज नीचे जाती क्योंकि तुम्हारा फोर्स ज्यादा हो जाता, राइट, ठीक है। सो ऐसा कुछ है। देन जहां पे भी हम लोग होते हैं हमारे आजू बाजू चारों तरफ फोर्स लगती है, ठीक है। हम डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होती है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है, बस खत्म। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये अगर तुमको बहुत काफी टेक्निकल बच्चे होंगे उनको समझ गया रहेगा तो ठीक बात है। ओके, नॉन टेक्निकल स्टफ है तो कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है इतना। ओके, रिलैक्स मारो, चिल मारो, इतना ज्यादा नहीं आता ये, ठीक है। बट इसके लिए हमको याद क्या रखना है, बस cos 0 डिग्री हो गया तो 1 होता है भाई उसका वैल्यू, cos 90 0 होता है, तो cos 180 -1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ज्योमेट्री में आएंगे तुमको आगे जाके, बट तुमको टेक्स्ट बुक में साइंस के अभी दे दिए हैं तो हमने थोड़े से बताए, ठीक है। तो ये जरा नोट करके ले लो फटाफट। तो चलो अभी कुछ है ना, अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल से क्या होगा, न्यूमेरिकल से ये फॉर्मूले बस अपन को एकदम
छप जाएंगे दिमाग में, ठीक है। अभी तक हम लोग के पास क्या क्या फॉर्मूला है, तो थोड़ा सा है ना कंसेप्ट अपन देख लेते हैं कि कोई चीज अगर ऊपर से नीचे गिर रही है, नीचे से ऊपर गिर रही है, चल रही है, बंद हो रही है, ये तुमको लेसन नंबर 1 में भी काम आएगा। ओके, तुम्हारा सर जब ये न्यूमेरिकल्स कराएगा ना, तो तुम लोग को ये काम आएगा, ठीक है। तो वो टाइम पे मेरे को याद करोगे थोड़ा बहुत। तो एक ऑब्जेक्ट है सपोज मेरे पास, और अभी एट रेस्ट है। क्या है? एट रेस्ट। ओके, सो एट रेस्ट है तो u इज इक्वल टू सीधा 0 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी जो रहेगा वो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो गया है वो डिस्प्लेसमेंट, इस पे लगा होगा फोर्स, तब हुआ होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर चीज चल रही है ऑलरेडी और अगर हमने ब्रेक मारा, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ऐसा क्वेश्चन आया, ब्रेक्स अप्लाइड, तो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड होगा और इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो भी होगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है, याद रखना। ब्रेक अप्लाई किया है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है, -a हो जाता है। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, ओके, फ्री फॉल है, फ्री फॉल, तो ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है, तो इस समय पे इनिशियल वेलोसिटी हम लेंगे 0 मीटर पर सेकेंड, याद रखो, 10वीं तक याद रखना है। और v जो होगा वो मैक्सिमम होगा जब वो एकदम गिरने वाला है तब, एकदम, ठीक है। क्योंकि ऊपर से नीचे आते टाइम उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्यों? धरती माता खींचेगी अपने पास, है ना। तो एक्सेलरेशन के जगह पे क्या आ जाएगा? g, जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अर्थ। ओके, अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको बोलते हैं। ये जी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन, किसके वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है तो जी 9.8 है जी, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्यों है? क्योंकि धरती माता हमको ऐसे ही नीचे खींच रही है, ओके, और चीज भी ऐसे ही नीचे गिर रही है, सो देयरफॉर पॉजिटिव है, जी का वैल्यू +9.8 है, ठीक है। बट इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग आप देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, ये तो क्या था? फॉल्स डाउन, ओके। बट अगर एक ऑब्जेक्ट को अगर नीचे से ऊपर फेंका तो क्या होगा पता है? तो u तो होगा, जो होगा वो होगा, बट फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगा, ये याद रखो। जब कोई चीज को मैं ऊपर फेंकूंगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों सर? ओके, क्यों सर? तो तुमने देखा रहेगा जब भी किसी चीज को तुम ऊपर फेंकोगे ना, थोड़े टाइम के लिए वो ऊपर 0 हो जाता है, ऊपर अटक जाता है वो, ठीक है। साउथ इंडियन मूवी में देखा रहेगा ना, हीरो ऐसा ऊपर उड़ी मारता है, हिया! और वो ऊपर ही थोड़ी देर रुक जाता है और फिर वो गुंडों को मारता है, फिर नीचे गिरता है ना। तो असल में भी होता है, असल में भी होता है, सिर्फ इतना देर नहीं होता, वो लोग कुछ ज्यादा बताते हैं, बट थोड़े टाइम तक कोई चीज को तुम ऊपर फेंक के देखो, चौक वगैरह देखो, थोड़ा ऊपर फेंक के देखो, तुमको पता चलेगा कि ऊपर जाते जाते उसका वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, नीचे आते टाइम उसका वेलोसिटी इंक्रीजेस, ऊपर जाते टाइम वेलोसिटी डिक्रीजेस, और ऊपर जाके वो थोड़े टाइम 0 होगा फिर बाद में नीचे आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन फेंक रहे हैं ऊपर, लेकिन अर्थ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका डायरेक्शन है नीचे, ओके, ठीक है। तो इस केस में a इज इक्वल टू जो g लगता है ना, वो नेगेटिव लगता है, ओके, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेगेटिव क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहा है भाई। ये तुमको तुम्हारा टीचर सिखाएगा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट, ठीक है। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके। चीज का डिस्प्लेसमेंट वहां पे हो रहा है ना। देखो ना, इनिशियल वेलोसिटी है ज्यादा और फाइनल वेलोसिटी है कम, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होता है ना, राइट, ठीक है। ओके, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। सो ये चीजें याद रखनी है तुमको, तब जाके अपन न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और क्या याद रखना है न्यूमेरिकल्स करने के लिए? और याद रखने हैं हमको यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स बहुत काम का चीज है जो हमको याद रखना है, ठीक है, किसका यूनिट क्या है, ओके।
सो याद रखो वर्क का यूनिट और एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। ओके क्यों सर, अर्ग भी तो है ना, अर्ग है, ठीक है, बट हम लोग कौन सा लेंगे, जूल। क्यों, क्योंकि ऐसा यूनिट है, न्यूमेरिकल करते टाइम हमेशा ऐसा यूनिट में ही बात होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमको पता है कि डॉलर भी होता है, फ्रैंक भी होता है, बट तुम आइसक्रीम लेने जाओगे तो क्या डॉलर में लोगे अभी बाहर रोड पे, है ना, तो जूल में, तो जो आम बोलचाल का भाषा है वैसा। ओके अब वेलोसिटी, ओके यू और वी किसमें लेंगे अपन, मीटर पर सेकंड में लेंगे। एक्सेलरेशन किसमें लेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेंगे। ओके डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस हो, कोई भी डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, एस मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, वो हम किस में लेंगे, मीटर में लेंगे भाई, सेंटीमीटर में नहीं लेंगे, किलोमीटर में नहीं लेंगे। ओके जो फोर्स है, फोर्स किस में लेंगे हम, ओके फोर्स हम लेंगे न्यूटन में, एन, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज याद रखो कि कौन सा चीज किस में मेजर होती है। कभी कभी तुम लोग आंसर एकदम सही बोलते हो, यूनिट गड़बड़ हो जाता है ना, ठीक है। सो ये सारा लिख लो, एक बार हो गया तो मेरे को बता दो। अच्छा बाय द वे ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं, ये हम न्यूमेरिकल्स को इजी करने के हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है, ओके ताकि हमको जो न्यूमेरिकल्स हो वो थोड़ा इजी जाए। Done, sir. ग्रेट फैंटास्टिक। चलो फिर आगे, फिर न्यूमेरिकल की तरफ सीधे सीधे अभी। सो पहला क्वेश्चन है, रवि अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है गिवन। सो रवि अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टू मूव अ बुक। ओके एक अपने पास एक किताब है और रवि ने उस पर कितना फोर्स लगाया भाई, 10 न्यूटन का इसने फोर्स लगाया। ओके 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब जाके वो बुक है ना 30 सेंटीमीटर मूव हुई। मतलब एस इज इक्वल टू क्या है, 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हाउ मच वर्क वॉज डन, ओके टू फाइंड क्या है, वर्क डन।
ठीक है, तो क्या आएगा फॉर्मूला, W इज इक्वल टू एफ एस ऑफकोर्स। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा आएगा ना। अरे नहीं आएगा रे, क्यों नहीं आएगा, दिया है क्या थीटा के बारे में, नहीं दिया है थीटा के बारे में तो नहीं लिखने का। और वैसे भी फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, एस भी उसी डायरेक्शन में, तो W इज इक्वल टू एफ एस। ओके, दूसरा बात ये देखने का कि ये 30 सेंटीमीटर ये गलत है। ओके, क्यों सर गलत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन मीटर, अभी अभी तो बोला था यूनिट। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो भाई 30 डिवाइड बाय 100, तो ये मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, कभी भी छोटे से बड़ा यूनिट करना है तो डिवाइड करना रहता है। ओके, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। अब कोई टीचर यहाँ पे वो 0 0 कट करके 0.3 लिखेगी, मेरे को पसंद नहीं है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके, सो सॉल्यूशन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स की जगह पे क्या आएगा 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगा 30/100। ओके, अब करो ये कट कितना बचा 3। वर्क का यूनिट क्या है जूल, 3 joule. हो गया आंसर खत्म। कितना इजी है, हलवा एकदम, है ना। करो कंप्लीट, फिर W इज इक्वल टू एफ एस, इतना इजी है, करो करो। अभी एक सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है, अभी एक सॉल्व एग्जाम्पल है। क्या लिखा है कि अगर हमने 500 केजी वाटर स्टोर किया एक टैंक, ये बड़ा पानी का टंकी है ना, बड़ा पानी का टंकी होता है ना, ठीक है। सो वाटर टैंक है, इसमें 500 केजी वाटर है। ओके, सो M इज इक्वल टू 500 केजी, ये तो हो गया, ठीक है। और कितना हाइट पे, ये 10 मीटर का हाइट पे है, ठीक है। तो हाइट इज इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर। ओके, अब टू फाइंड इट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर, क्या ढूंढना है अपन को, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोर्ड वाटर। ओके, क्या है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, mgh. हाँ mgh। तो g का वैल्यू हमको दिया है क्या, क्वेश्चन में नहीं दिया नो है, सर। No, तो sir. बट हमको अर्थ के लिए g का वैल्यू याद है, मतलब मेरे को याद है, 9.8. आपको याद है, हाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर याद होना चाहिए। ओके, तो एक बार ये हो गया, तो करो m के जगह 500, g के जगह पे 9.8, हाइट के जगह पे 10, तो ये हो जाएगा 500, 9.8 इंटू 10 मतलब 98। ओके, तो चलो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 9 5 जा 45, और 8 5 जा 40, 49। और 3 0 जूल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सोचो, हाँ देखो, अगर सपोज अजय यहाँ पे और अतुल यहाँ पे, मान के चलो टेक्स्ट बुक में अलग भी है बट ऐसे पकड़ते हैं अपन इसको। ओके, और यहाँ पे एक पत्थर है सपोज, ठीक है, तो ये है हमारा हाइट 2 और ये है हमारा हाइट 1, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है ये पत्थर जब वहां से गिरेगा, ओके, तो सबसे पहले चलो इसको नाम ए और बी देते हैं अपन, बी को ज्यादा लगेगा कि ए को ज्यादा लगेगा, सभी. बी को ज्यादा लगेगा पत्थर गिरेगा तो, ठीक है। अच्छा, किसमें हाइट ज्यादा है, सभी की. बी का हाइट ज्यादा है, देखो ए का रिलेटिव हाइट ज्यादा है, रिलेटिव हाइट देखना है कैसे पता है, देखो ये पत्थर का मास तो होगा m, ओके, ये तो सेम होने वाला है, ये तो फिक्स है। ओके, जी भी दुनिया जहान में अर्थ के लिए फिक्स है, ठीक है। ये जो H1 और H2 के ऊपर गेम है पूरा, ठीक है, मैं यहाँ पे हूं अभी, तो मेरे हिसाब से ये पत्थर का हाइट H2 है, बराबर है ना, ये Yes, sir. बराबर। तो ये पत्थर जब यहाँ से गिरेगा डूब करके, तो ये इतने हाइट से गिरेगा मेरे ऊपर, राइट। तो H2 जो है रिलेटिव H2 इज स्मॉलर, ओके, ठीक है। और अगर इसको कंपेयर करूं यहाँ से लेके पत्थर का हाइट, तो अगर पत्थर यहाँ से इधर डुबुक मेरे ऊपर गिरा,
तो हाइट ज्यादा है। ओके, तो हाइट 1 ज्यादा है, रिलेटिव हाइट, देन हाइट 2, एंड देयरफॉर mgh2 जो रहेगा वो कम रहेगा mgh1 के मुकाबले। मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिचुएशन नंबर 2 जो है वो कम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिचुएशन 1 के हिसाब से। मतलब पत्थर में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है क्योंकि हाइट ज्यादा है। ओके, तो जितना ऊंचा चीज तुम रखोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी हाई होगा, और जितना ज्यादा पोटेंशियल रहेगा उतना ही तो काम करेगा ना, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बच्चे तेरे में बहुत पोटेंशियल है, मतलब क्या, जितना पोटेंशियल रहेगा उतना ही तो काम करेगा। करेक्ट है क्या, नहीं गलत है, सही है ना। ठीक है, तो Yes, ये sir. होता है। ओके, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो हम करने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे कि कैसे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। जरा देखते हैं काइनेटिक एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये भी सॉल्व एग्जांपल है। ओके, सपोज एक पत्थर है और उसका मास दिया हुआ है 250 ग्राम। ठीक है, एक पत्थर है और वो नीचे गिर रहा है। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव। ओके, ठीक है, इसका यू तो अभी जीरो रहेगा, 0 मीटर पर सेकेंड, बट जब ये नीचे 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 गिरेगा तो कुछ तो वी होगा फाइनल, है ना। तो बोलते हैं जब ये वी होगा कितना, वी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड जब होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, बोलते हैं बताओ। ओके, तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, Half mv square. हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर। याद रखो कि इसमें v क्या होता है, v मतलब वेलोसिटी एट दैट मोमेंट, वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, उस समय में जो वेलोसिटी हो वो वहां पे लिखी जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। ओके, क्योंकि उस समय पे वेलोसिटी 0 थी, लेकिन इस समय पे काइनेटिक एनर्जी क्या है ऐसा पूछ रहा है वो। ओके, तो अपन क्या दिमाग थोड़ी लगाना है, हमको दिमाग तो है ही नहीं हमारे पास। हाफ की जगह हाफ, एम की जगह 250, और उधर ही गलत हो जाएगा, बताओ क्यों। एम के जगह 250 लिख दूं, उधर ही गलत हो जाएगा, बताओ क्यों। So we have to write in kg. हाँ शाबाश, ये देखो, ये मैंने बोला तुमको ऐसा यूनिट में लिखना है। तो 250 ग्राम को किलो में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम मतलब भाई 1000 ग्राम होता है। ओके, तो छोटे से बड़ा यूनिट कभी भी करना हो, छोटे से बड़ा डिवाइड, सीबीडी याद रखो। छोटे से बड़ा डिवाइड, छोटे से बड़ा डिवाइड, छोटे से बड़ा डिवाइड, छोटे से बड़ा यूनिट में जाना है तो डिवाइड। ठीक है, तो मास की जगह क्या हो गया, 250 डिवाइड बाय 1000, वेलोसिटी हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये जीरो कट। ठीक है, हाफ, ये 25, ये 100, और ये 2 × 2, ये 2 और ये 2 भी कट। ठीक है, अब बताओ कितना आएगा, 25 × 2 50, और नीचे 100, ये जीरो कट, 0.5 काइनेटिक एनर्जी मेजर्ड इन जूल, 0.5 जूल आंसर। ठीक है, सो बहुत आसान है काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना, हाफ एम वी स्क्वायर, और जय माता की, खत्म। हो गया तो बोलना, हाँ, फिर अपन दूसरा करेंगे, बड़ा डेरिवेशन है वो करेंगे। तो फिर नेक्स्ट डेरिवेशन, अच्छा ये डेरिवेशन किसका है पता है, ये है डेरिवेशन ऑफ फ्री फॉल। लोग डरते हैं इससे। ओके, डेरिवेशन ऑफ फ्री फॉल, ठीक है, लोग डरते हैं इससे, खौफ खाते हैं। ठीक है, एक बार देखो डेरिवेशन ऑफ फ्री फॉल, तुम लोग देखो ना अपने टेक्स्ट बुक में, एक बार जस्ट गो थ्रू करो, देखो क्या समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है। देखो जरा, जस्ट एक बार ओवरलुक करो, ऐसा कुछ मतलब पढ़ो बीड़ो कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो क्या है। Sir, it is too lengthy. हाँ, लेंदी देख के डरो मत, एक बार बस देख लो पूरा, उसे स्कैन कर लो, बस लेंदी देख के डरो मत, ऐसे डरने का नहीं रहता है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो हाँ, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
using free fall. Law of conservation of energy using free fall. ठीक है, तो हमको एज्यूम करना है, देखो कोई भी डेरिवेशन जो होता है वो लेट से चालू होता है, लेट ये है ना, एज्यूम करेंगे। तो लेट देयर बी एन ऑब्जेक्ट, ओके, जिसका मास है m, ओके, और ये आ रहा है सीधे नीचे, और हम अज्यूम करेंगे कि 3 पोजीशन पे ये है, एक है पोजीशन A, एक है पोजीशन B और एक ग्राउंड पोजीशन C। ठीक है, यहां से यहां तक उसका हाइट है h, पोजीशन A से लेके B तक का डिस्टेंस है x। ठीक है, अब मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा बताओ, ये अगर यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ अगर 4 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये कितना है? सर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है, मतलब तुमने 10 में से 4 घटा है। तो ऐसे ही लॉजिक से ये h माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? होगा। राइट, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। तो जब मैं पोजीशन ए पे हूं, जब मैं पोजीशन ए पे हूं तब मेरा हाइट कितना है? h, मतलब 10 सेंटीमीटर। जब मैं पोजीशन ए पे हूं तो हाइट हमेशा कहां से लेनी है? ग्राउंड से लेनी है। ठीक है, जब मैं पोजीशन बी पे हूं तब मेरा हाइट कितना है? 6, मतलब तब मेरा हाइट है h माइनस एक्स। ठीक है, हमेशा हाइट कहां से लेना है? हाइट शुड ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम द ग्राउंड एंड डिस्प्लेसमेंट शुड ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब क्या सर? मतलब ये कि अगर मैं तुमको बोलूं कि अगर बॉल पोजीशन बी पे चला गया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम बोलेंगे भाई x डिस्टेंस कवर किया उसने, क्योंकि ए से चला था, यहाँ पे अटका, तो x डिस्टेंस इसने कवर किया। बट अगर मैं बोलूं कि एट पोजीशन बी व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो मैं बोलूंगा भाई हाइट जो है वो h माइनस एक्स है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो x है। ओके, क्यों ऐसा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा लो जहां से गाड़ी शुरू की है ना। डिस्प्लेसमेंट ये एकदम दिमाग में छाप लो, डिस्प्लेसमेंट शुड बी टेकन, they should be measured from start point, मतलब कि A, and height should be taken from ground, मतलब C। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई? अच्छा बताओ, एट पोजीशन C हाइट कितना रहेगा बताओ? अगर ऑब्जेक्ट C पे ही है तो उसका हाइट कितना रहेगा? कितना रहेगा? हाइट C से ही लेना है ना अपन को। ठीक है, और मैं C पे ही हूं तो मेरा हाइट कितना है? सर 0। 0, वेरी गुड। ठीक है, मैं C पे ही हूं तो मेरा हाइट है 0। ठीक है, एट पॉइंट बी मेरा हाइट कितना है? बोलो, एट पॉइंट बी, अगर मैं पॉइंट बी पे हूं, यहाँ पे हूं, तो मेरा हाइट कितना है? कितना रहेगा? सर h माइनस एक्स। h माइनस एक्स, वेरी गुड, h माइनस एक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि हाइट हमेशा कहां से लेनी है? नीचे, है ना, तो h माइनस एक्स रहेगा। एट पॉइंट ए मेरा हाइट कितना रहेगा बताओ? x। h पूरा नीचे से लेके ऊपर तक। ओके, ये वाला। ठीक है, अच्छा अभी डिस्प्लेसमेंट, एट पॉइंट बी मेरा s इज इक्वल टू क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा बताओ? एट पॉइंट बी मैं a से आया हूं नीचे, है ना, a से मैं नीचे गिर रहा हूं ना ऐसे। ठीक है, एट पॉइंट बी मैं कितना डिस्टेंस कवर कर चुका हूं बताओ? x, वेरी गुड, तो s इज इक्वल टू x। एट पॉइंट सी मैं कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका हूं?
सर h माइनस x नहीं, सोचो। हमेशा हमेशा अपना जो डिस्प्लेसमेंट है कहाँ से लेना है हमको? ए से लेना है ना। तो अब देखो मैं ऊपर से सीधा नीचे गिरा हूँ, है ना, बट लेना यहाँ से है ना हमको। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। एच, वेरी गुड। ठीक है, तो ये एक है ना, दिमाग में ऐसे छाप लो, ये फटाक से एक एक बार रफ में लिख लो। ये कोई आंसर नहीं है, आंसर अभी हम शुरू करेंगे। ये तो मैं तुमको आंसर कैसे आएगा वो बताने के लिए मैं करता हूँ, ठीक है। ओके, ये कोई आंसर नहीं है, ये सिर्फ बेसिक्स है। ठीक है, ये आएगा तो फिर वो आएगा, और डायरेक्टली वो बताऊंगा तो फिर खिचड़ी पिचड़ी हो जाएगा। अभी ये लिख के ले लो फटाफट, फिर अपन वो आंसर में जाएंगे। अब चालू होगा तुम्हारा क्वेश्चन। तो ये है अपना ऑब्जेक्ट, और वो गिर रहा है, ये है कहाँ पे है? पोजीशन ए पे है फिलहाल। ठीक है, और ये है पोजीशन बी, ये है पोजीशन सी, ये डिस्टेंस है एक्स, ये है एच माइनस एक्स, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है एच। और ये क्या हो रहा है भाई? ये हो रहा है फ्री फॉल। ठीक है, तो अब हम लोग है ना एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी क्या क्या होता है ना देखेंगे। ठीक है, तो चलो पहला देखते हैं, एट पोजीशन ए। पोजीशन ए में क्या होता है देखते हैं। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, वी माने क्या? वी माने उस समय में जितना वेलोसिटी हो वो, बराबर। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बट इस बार वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, हमेशा क्या होता है मालूम है ना, ऊपर से नीचे आया तो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे वेलोसिटी हो गई सपोज वी बी, और यहाँ पे हो गई वी सी। ठीक है, लेट लेट द स्टार्टिंग वेलोसिटी बी u। at position b it will increase, let it be vb। at position c it will again increase, let it be vc। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर, तो u स्क्वायर आएगा। u क्यों आएगा भाई? u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। सो हाफ इंटू एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। सो काइनेटिक एनर्जी कितना आया? 0। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी कितना है यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एम इंटू जी इंटू हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एम इंटू जी इंटू हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। एट पोजिशन ए व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड? एच। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? एम जी एच। ओके, अब इस समय में टोटल एनर्जी क्या रहेगा? फिर टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक मतलब 0, पोटेंशियल मतलब एम जी एच। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना आया? एम जी एच। ये क्या है? एट पॉइंट ए या एट पोजिशन ए। पोजिशन ए पे उस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी कितनी है? एम जी एच है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल 0 है। ओके, और जो भी एनर्जी है वो केवल पोटेंशियल एनर्जी ही है। ठीक है, ओके, तो ये लिख के लो, एट पोजीशन ए वाला लिख के लो। फिर पोजीशन बी पे भी निकालेंगे, सी पे भी निकालेंगे, तब देखेंगे क्या हमको पता चले। सर हाँ, बोलो ना। सर आई एम हैविंग वन कंफ्यूजन सर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर कैसे आया? क्योंकि उस समय पे वेलोसिटी यू थी ना। हाफ एम वी स्क्वायर, अभी देखो तुम लोग को स्टार्टिंग में लेसन नंबर 1 में सबने बताया रहेगा कि वी मतलब फाइनल वेलोसिटी होता है, राइट। बट यस सर। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वी मतलब उस समय का वेलोसिटी, उस समय जो भी वेलोसिटी है। ओके, इनिशियल है तो यू लेंगे, फाइनल है तो वी लेंगे। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, बट वी स्टैंड्स फॉर व्हाट इज द वेलोसिटी एट दैट मोमेंट। ठीक है, क्योंकि वो चेंज होती रहेगी ना। ओके सर। तो अभी एट पोजीशन बी पे देखेंगे हम लोग क्या होता है।
ओके, तो क्या होने वाला है अभी देखो। अब एट पोजीशन बी काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो जाएगा, है ना, वो क्या बन जाएगा, हाफ एम वी बी का स्क्वायर। बट क्या तुमको ये पता है कि वी बी कितना बढ़ेगा, तो हमको नहीं पता। राइट, वी बी कितना बढ़ेगा अब हमको नहीं पता। राइट, ठीक है, तो अब हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन लगाएंगे तो देखो u इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, x। कैसे सर, अरे a से b आया है, वो तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x हो गया कि नहीं हो गया। a के जगह पे क्या आएगा, g। सर कैसे सर, अरे नीचे गिर रहा है ना, एक्सेलरेशन के बदले क्या आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए जी ओ जी लो जी सुनो चाहिए ना, ए की जगह पे जी। कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे गिर रही हो या नीचे से तुम ऊपर फेंक रहे हो तो ए की जगह पे क्या आएगा, जी। ठीक है, ओके, और एस की जगह पे क्या आता है, कितना डिस्प्लेसमेंट वो हो गया है ना। ठीक है, सो ये हो गया केस। तो u के जगह पे 0 हो गया, s के जगह पे x हो गया और a के जगह पे g हो गया। ठीक है, अब हमको क्या पता लगाना है, वेलोसिटी b। ये वेलोसिटी क्या होगी हमको पता लगाना है। ठीक है, अब मेरे को फॉर्मूला पता है वेलोसिटी का, पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा एक फॉर्मूला था। राइट, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। ओके, तो v के जगह पे क्या आएगा, वी बी, u के जगह पे 0 का स्क्वायर, 2 के जगह पे 2, a के जगह पे g, s के जगह पे x। तो वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx बन जाएगा। ठीक है, 2gx बन गया। अब हम लोग निकालेंगे भाई काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगा, हाफ एम और वी बी का स्क्वायर, क्योंकि उस समय वेलोसिटी वी बी है। हाफ की जगह हाफ, एम की जगह एम, वी बी स्क्वायर की जगह पे 2gx। नीचे ऊपर ये 2 है, गया, क्या बचा, एम जी एक्स। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, एम जी एक्स हो गया। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी ढूंढते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है पता है तुमको, एम इंटू जी इंटू हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, बराबर, हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, एट पॉइंट बी व्हाट इज द हाइट फ्रॉम ग्राउंड, एच माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, एच माइनस एक्स। ओके, अब ये तुमको थोड़ा सा मैथ्स पता होगा कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ऐसे ही सेम यहाँ पे करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम जी इंटू एच, एम जी एच माइनस एम जी इंटू एक्स, एम जी एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी मुझे क्या मिला, एम जी एक्स, और पोटेंशियल एनर्जी मुझे क्या मिला, ये। तो टोटल एनर्जी क्या होगा भाई मेरा, टोटल एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है एम जी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच माइनस एम जी एक्स, काटा पीटी। टोटल एनर्जी क्या आया, एम जी एच। मतलब क्या, मतलब ये कि पोजीशन ए पे जो टोटल एनर्जी था एम जी एच, पोजिशन डी पे भी टोटल एनर्जी एम जी एच ही रहा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो पोजीशन ए पे 0 था वो कुछ बढ़ा। ओके, बट पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो पोटेंशियल कम हो गया, घूम फिर के ले दे के टोटल एनर्जी कितना रहा, एम जी एच ही रहा। एट पॉइंट बी भी टोटल एनर्जी कितना रहा, एम जी एच। ठीक है, ओके सर, हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला क्यों फाइंड किया, पहले वाले केस में क्यों नहीं किया। सो एट पोजीशन ए हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाया, क्योंकि उस समय हमको एट पोजीशन ए वेलोसिटी पता था कि 0 है। बट एट पोजीशन बी जो वेलोसिटी बढ़ा होगा वो मुझे नहीं पता। ओके, कि बढ़ के कितना हो गया, तो दैट्स व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट कि पहले वेलोसिटी ढूंढा जाए, फिर काइनेटिक एनर्जी और फिर पोटेंशियल। ठीक है, ओके, सो अब क्या बच गया, एट पोजीशन सी। सी। चलो ठीक है, तो एट पोजीशन सी अपन फिर से करते हैं। तो ये था ए, ये है बी, ये सी, ये है एक्स, ये है एच माइनस एक्स, और ये पूरा है
h और हम है एट पोजीशन c। एट पोजीशन c मतलब क्या? व्हेन द ऑब्जेक्ट रीच द ग्राउंड। ठीक है, सो लेट द वेलोसिटी बी vc व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। ओके, u तो है 0, s कितना हो जाएगा? s हो जाएगा h, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है? a से c तक कितना डिस्टेंस है वो, तो s के जगह पे h हो जाएगा। ए जी ओ जी ओ जी सुनो जी। ओके, क्या हमको वेलोसिटी का वैल्यू पता है एट पॉइंट सी? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको नहीं पता। दैट्स व्हाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो vc इज इक्वल टू, vc का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, a की जगह g चला गया और s की जगह आ गया h। ये कितना हो गया? 2gh हो गया। इसको अपन ऐसे रखेंगे। फिर हम बोलेंगे भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज हाफ एम वीसी का स्क्वायर। हाफ की जगह हाफ, एम की जगह एम, वीसी का स्क्वायर की जगह पे 2gh। फिर हम बोलेगा ये 2 और 2 कट, mgh। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mgh आया। अब आया पोटेंशियल एनर्जी का बारी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? m इंटू जी इंटू हाइट फ्रॉम ग्राउंड, मतलब 0। व्हाट इज द हाइट फ्रॉम ग्राउंड एट पोजीशन c? 0। ओके, एज h इज इक्वल टू कितना है? 0। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी कितना आया? 0। तो टोटल एनर्जी क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक क्या है? mgh। पोटेंशियल क्या है? अंडा। सो टोटल एनर्जी क्या है? mgh। इसका मतलब ये है कि एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी, ठीक है, तीनों से मेरे को क्या पता चला कि ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी तो सेम ही रह रहा है ना? पेज नंबर 26 पे वहां पे खत्म करने का है ना। टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या? मतलब ये कि पॉइंट ए पे जो काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया पॉइंट ए पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है, काइनेटिक तो 0 था ना इस समय। ओके, वो पूरा कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल 0 हो गया। ठीक है, तो जो भी पोजीशन ए पे पोटेंशियल एनर्जी था, ओके, वो पूरा का पूरा एट पोजीशन सी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ऑल द पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। तो देयरफॉर हमने क्या प्रूव किया? हमने प्रूव कर दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। Okay, therefore law of conservation of energy proved। हो गया, ठीक है, तो चलो। ओके, इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। डी वाला क्वेश्चन है अपने टेक्स्ट बुक में। तो बोलते हैं अगर वेलोसिटी ऑफ अ कार, कार है और इसका वेलोसिटी स्टार्टिंग में दिया है 54 किलोमीटर पर आवर और अचानक से जूम करके से स्पीड बढ़ता है भाई। तो चलता है ना जेट का कभी कभी ड्राइवर लोग को वैसा। ओके, तो अभी तूफान, ठीक है। अब उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है 72 किलोमीटर पर आवर। तो बोलता है ये वेलोसिटी बढ़ाने के लिए हमने कितना वर्क डन किया? वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी, ठीक है। तो फिर कुछ तो वर्क डन किया होगा ना, इंजन ने ताकत लगाया होगा तभी तो स्पीड बढ़ा होगा। मास ऑफ द कार दिया हुआ है, मास है 1500 kg, 1500 किलो का गाड़ी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इतना है, फाइनल वेलोसिटी 72 है। कितना वर्क डन करना पड़ा इसको 54 से लेके 72 तक वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, ये तुमको पूछा गया। पहला तो बात ये है कि वेलोसिटी साला किलोमीटर पर आवर में दिया है, जो कि गलत है, ठीक है, ये हमको मान्य नहीं। वेलोसिटी का यूनिट होना चाहिए मीटर पर सेकेंड। तो अब 54 किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करें? तो 1000 मीटर हो जाता,
आर को सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करे, तो 60 इंटू 60 हो गया तो सेकेंड होता है, ये याद रखो जरा प्लीज। ठीक है, किलोमीटर पर आर, ठीक है, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 60 इंटू 60 सेकेंड होता है ना। ओके, क्यों, क्योंकि 60 मिनट हो गए और हर एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 इसके लिए 2 बार करना पड़ता है। ओके, और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। ओके, अब ये करो, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ठीक है, 2 3 6, 2 5 10। ओके, तो 5/18 आता है। ठीक है, कुछ कुछ लोग है ना, हम लोग शॉर्टकट करते हैं, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 18 कर दो तो मिल जाता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, पर चलो ऐसे ही हम लोग इज्जतदार लोग इज्जत से करते हैं। ठीक है, 6 1 6, 6 9 शायद 54 होता है, 3 1 3, 3 3 9 होता है। ओके, तो बचता है 3 इंटू 5, तो क्या होता है 15 मीटर पर सेकेंड हो गया तुम्हारा यू। फाइनल वेलोसिटी का क्या हो गया, तो वैसे ही 72 इंटू 1000 किया तो मीटर होगा, 60 इंटू 60 किया तो सेकेंड होगा। ये जीरो कट होगा, ये जीरो कट होगा। ठीक है, 2 3 6 होगा, 2 5 10 होगा। ओके, फिर 6 1 6, 6 12 72, 3 1 3, 3 4 12, 5 4 20 आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, तो शॉर्टकट में वो इज्जत से ये भी बोल सकता था कि 15 मीटर पर सेकंड पे गाड़ी चल रही है और अब 20 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड बढ़ गया है, लेकिन वो तुम्हारा टाइम पास करने के लिए उसने क्या बोला, 54 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर में हो गया, राइट। ठीक है, सो अब क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी, तो याद रखो जरा ये वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जो इनके काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस आया रहेगा ना, वही वर्क डन हुआ है। सर कैसे, देखो एनर्जी और वर्क डन एक ही चीज है, जितना एनर्जी लगेगा उतना ही काम हुआ होगा, है ना। ये अपना लॉजिक एकदम क्लियर कर लो कि जितना एनर्जी लगेगा उतना ही तो काम होगा। तो सोचो पोजीशन नंबर 1 में कुछ तो भी काइनेटिक एनर्जी था, राइट, पोजीशन 2 में कुछ तो भी काइनेटिक एनर्जी है, ये फाइनल है और ये सपोज इनिशियल है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो ये जो स्पीड बढ़ाने में काइनेटिक एनर्जी लगा होगा वो मिलेगा। ओके, तो स्पीड बढ़ाने में जो काइनेटिक एनर्जी लगा होगा वही तो वर्क डन होगा, है ना। तो ये वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, ये हाफ इधर, ओके, एम भी इधर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इधर। कैसे सर, अरे कॉमन लिया रे, मैथ्स में क्या किया, कॉमन लिया, इसके पास भी हाफ था इसके पास भी एम था, बाहर ले लिया भाई, है ना। अब मैथ्स आता है तो इस्तेमाल करना चाहिए, क्या गलत है उसमें। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के जगह हाफ, एम के जगह 1500, वी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 1 ये हो गया 750, 400 माइनस 225, 750 इंटू 400 माइनस 225 कितना आता है, 375 शायद। ओके, तो वर्क डन इज इक्वल टू टोटल तुमको आंसर मिलेगा कुछ तो भी 131250 जूल हो गया, ऐसे आया। ठीक है, तो वैसे करना है, मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए हमने या उस मशीन ने कितना वर्क किया, तो भाई जो एनर्जी पहले था और जो एनर्जी आगे जाके होगा उनमें जो डिफरेंस होगा उतना ही तो काम किया होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाफ एम हमने कॉमन ले लिया। ओके, अगर कॉमन नहीं लेते पता है तो कितना मेहनत करना पड़ता। ओके, हाफ इंटू 1500 इंटू 20 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 1500 इंटू 15 का स्क्वायर,
तो 2 बार मल्टीप्लाई क्यों करूं मैं? मेरे को तो मल्टीप्लीकेशन नहीं आता भाई, मेरे को मैथ्स देखे डर लगता है, तो जितना कम कर सको कर देने। ठीक है, तो देखो मेरे को मालूम है कि ये हैवी हो रहा है, मतलब मेरे को सही में लग रहा है कि ये हैवी हो रहा है, और हम लोग काफी स्पीड में ये तो, बट तुम्हारे स्कूल का जो सिलेबस है ना, तो थोड़ा उसके वजह से ये हो रहा है, बट आई होप सो कि मतलब मैं जितना बकवास कर रहा हूँ वो तुमको समझ में आ रहा होगा। अच्छा चलो, एक एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। अगर एक ऑब्जेक्ट है और उसका मोमेंटम 0 है, ठीक है, अभी ये चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड आ गया। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज 0 मोमेंटम, ओके, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी बताओ। मोमेंटम मतलब क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, बराबर है। मोमेंटम मतलब क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास कैनॉट बी जीरो, मास कैनॉट बी जीरो। सो अगर मोमेंटम 0 है, इट मीन्स दैट वेलोसिटी इज 0, राइट? ओके, देखो वेलोसिटी इज 0 फॉर मोमेंटम 0। अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी अगर 0 है तो हाफ इंटू एम इंटू 0 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0 जूल। क्या हमको समझ में आया? ये इजी है, Yes, sir. राइट? तो सबको समझ आया? Can you explain it again? हाँ, व्हाई नॉट। मोमेंटम ये जो है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मोमेंटम 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होता है क्या? तो मोमेंटम मतलब क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ओके, अगर मोमेंटम 0 है तो मास इंटू वेलोसिटी है, मास तो कभी 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी 0 है। अगर वेलोसिटी 0 है मतलब वो मूव ही नहीं कर रहा है, मूव ही नहीं कर रहा है, तो कौन सा मूवमेंट का एनर्जी रहेगा? सो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वेलोसिटी तो 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 0। ठीक है, ओके। Yes. चलो, और एक क्वेश्चन। अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग, ये भी चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड हो गया, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो उसका वर्क डन क्या रहेगा? ठीक है, तो काफी सिंपल है, क्या बोलने का भाई? एक ऑब्जेक्ट ऐसा गोल घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट विल बी टैंजेंशियल टू द फोर्स। ओके, प्लस उसका वेलोसिटी भी कुछ नहीं है, डब्बा 0। ओके, एज द डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही लिखने का, एज द डिस्प्लेसमेंट इज टैंजेंशियल टू द फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, theta is equal to 90 degree, cos 90 degree is equal to 0, w is equal to fs cos theta, so fs cos 90 degree, so fs into 0, w is equal to 0, 0 work done। ओके, 0 जूल्स। ठीक है, एकदम सिंपल सीधा साधा हिसाब कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो जो फोर्स है, ठीक है, जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, उससे तो वो टैंजेंशियल में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री आ गया, cos 90 0 होता है, w इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, बात खत्म, सीधा सीधा है ना? तो Sir, can you explain the second one again? हाँ, सेकंड वाला देखो, मैंने कल शायद से तुमको ये बताया था, नहीं एक मिनट, अभी शायद से आज ही बताया था हमने कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर थीटा 90 डिग्री है ना, तो cos 90 कितना होता है? 0 होता है ना? अपने याद Yes, किया sir. था, देखो cos 0 1, cos 90 0, cos 180 -1, है ना? तो उस हिसाब से वर्क डन बाय दैट फोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट को तुम गोल गोल घुमा रहे हो, सपोज मैंने बीच में ऐसा पकड़ के धागे पे मैं पत्थर गोल गोल घुमा रहा हूँ,
है ना, तो वो पत्थर का डायरेक्शन, जब मैं वो पत्थर को छोड़ूंगा तो पत्थर का गोल घूम के नहीं जाता है, पत्थर कैसे जाता है, सीधे, है ना, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ दैट धागा जाता है हमेशा। ओके, तो इसका मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, वो पत्थर का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, टैंजेंशियल। टैंजेंट क्या होता है, रेडियस से परपेंडिकुलर जो डंडी रहती है ना, ओके, लाइन ज्वाइनिंग द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, उसको बोलते हैं टैंजेंट। ओके, और टैंजेंट हमेशा रेडियस से 90 डिग्री रहता है, ठीक है, ज्योमेट्री के भाषा में। अब साइंस के भाषा में वो जो रेडियस है, ठीक है, उस डायरेक्शन में चल रहा है तुम्हारा फोर्स। ओके, और जो टैंजेंट है उस डायरेक्शन में चल रहा है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री आ गया तो cos 90 जीरो होता है। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा का फॉर्मूला मारा तो वर्क डन जीरो होता है। ऐसा, ये मैं तुमको गंदे क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ जो भी, मतलब ठीक है, इतना डिफिकल्ट सब नहीं आता है, बट मैं बता के रख रहा हूँ अपने साइड से कि अगर कुछ तो लिख पाओगे तुम्हें, तो मतलब अगर अगर आ गया तो वैसे, ठीक है, ये आता नहीं है, इजी इजी पेपर आता है सब। Okay, sir. डन किड्स? Yes, sir. यस, ओके, कूल।